आज आज हम लोग एक अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आइए, लो जी, हमने 11th में सीखा था हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, जर्नल और लेजर बनाना। और जर्नल और लेजर हम पूरे साल मेंटेन करते हैं। अच्छा, ईयर एंड पे हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये दो चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मतलब अगर मैं 11th में जाऊं तो बच्चों को पता है, 11th के बच्चों को तो यही लगेगा कि फाइनल अकाउंट्स जो है वो हमारा आखिरी स्टेप है। हाँ या ना, जब तक तुम लोग भी 11th में तो शायद तुम्हें भी ऐसे लगता होगा कि भाई इसके आगे तो अकाउंट से ख़त्म, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन गए। पर ऐसा नहीं है बेटा, फाइनल अकाउंट्स तो बनते ही हैं, इनके साथ साथ और क्या बनते हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनते हैं। इसके साथ और क्या बनता है, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके साथ और क्या बनता है, रेशियो एनालिसिस। और क्या बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और क्या बनता है, और क्या बनता है, और इन सब को कंबाइन कर देते हैं फिर, और कंबाइन करके जो बनती है एक बुकलेट, वो क्या कहलाती है, एनुअल रिपोर्ट। आप सबको पता होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो वो एनुअल रिपोर्ट फिर लोगों को हम शेयर करते हैं। तो हमें इसके अंदर आज ये वाला हिस्सा जो है ना, ये सीखना है। अच्छा, ये तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अलावा जो चीज़ें हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। बताओ, बिल्कुल ठीक है, दीज आर टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस के, ठीक है ना। आओ जरा आगे बात करते हैं। तो इनकी मदद से हम क्या करते हैं, इनके अंदर जो डेटा है उस डेटा को ब्रेक करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है ना। आइए, तो हम लोग आज इसके अंदर से कौन सा हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखो जरा, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से बनेंगी। ये तो हैं आपकी नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों ने ऑलरेडी सीख ली थी, कौन से चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। अच्छा, उसके अंदर यहाँ पर क्या होता था, प्रीवियस ईयर, और यहाँ होता था ऐसा क्यों। और जब आप आज ये बनाओगे, अभी मैं इसे बताऊंगा अभी कैसे बनेगा, तो ये रहेगी हमारी कौन सी, कंपैरेटिव। इसके अंदर पहले प्रीवियस ईयर है और फिर करंट ईयर है, ऐसा क्यों, बताओ, पहले इसके बारे में बताओ, ऐसा क्यों कि करंट ईयर को पहले रखा है, प्रीवियस ईयर को बाद में रखा है। क्योंकि यहाँ हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटी यहाँ पर करंट ईयर है। तो करंट ईयर के साथ में प्रीवियस ईयर इसलिए दिया गया है कि अगर किसी को यहाँ पे भी कंपैरिजन करना है खुद, तो वो यहाँ पे भी कर सकता है, ठीक है। हालांकि कंपैरिजन करने के लिए हम इसके साथ में क्या अटैच कर देते हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से लगाते हैं। और जब बात कंपैरिजन की होगी तो हमेशा पहले प्रीवियस ईयर लगता है और उसके बाद करंट ईयर लगता है। ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा। अगर तुम अपने 11th के मार्क्स को 12th के साथ कंपेयर करो तो डेफिनेटली आप 11th को यहाँ रख के 12th को इसके साथ ही रखोगे, हाँ या ना। तो इसके फॉर्मेट को समझने की कोशिश करो, कुछ खास नहीं है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, और यहाँ पर निकलेगा एब्सोल्यूट चेंज, नॉट ओनली चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है। और एब्सोल्यूट चेंज को आप इसके बाद यहाँ क्या दिखाएंगे, परसेंटेज चेंज के अंदर शो करेंगे आप उसे, ठीक है ना। अच्छा, सेम फॉर्मेट इसका रहेगा, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। अच्छा, अब जरा इनके टाइटल को समझने की कोशिश करो। इनका टाइटल क्या होता था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग करके लिखा होता था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप लिखते क्या थे, अगर ये वाला है 31/3/20 और ये वाला है 31/3/21, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2020। समझ आ रही है। सेम हमारा टाइटल यहाँ पर भी रहेगा, पर यहाँ पर आप पहले कौन सा रखोगे, उसके बाद आप यहाँ पर कौन सा रखोगे, करंट ईयर। तो टाइटल में भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बस सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में आप अपने नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
या जिस सीक्वेंस में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे उसी सीक्वेंस में उसका टाइटल भी लिखा जाएगा। आसान सी बात है। चलो ज़रा, किसी और का कोई डाउट है बताओ। अच्छा चलो ज़रा इसके अंदर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इधर आ जाओ ज़रा। अब जैसे मान लो शेयर कैपिटल, यहाँ आपकी शेयर कैपिटल थी 2 लाख और यहाँ पर वो कितनी होगी 3 लाख। इसका रीज़न क्या होगा रजत? ज़्यादा शेयर इशू करेंगे। देखो इसको देख के ही पता चल जाएगा कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है या घट रही है तो उसका रीज़न क्या होगा। हालांकि ये रीज़न इस चैप्टर में किसी काम का नहीं है, पर यही रीज़न आपको कैश फ्लो के चैप्टर में बहुत गहराई में काम आएगा। समझ आ रही है बात? चलो ज़रा, और हमारी तैयारी आगे उन बड़े चैप्टर्स की ही है। तो इसी को अगर मैं कंपैरेटिव में ले आऊँ तो चीज़ें कैसे होंगी। यहाँ पर अब आपको पहले लिखना पड़ेगा 2 लाख, यहाँ लिखना पड़ेगा, और आप देख रहे हैं इसका जो चेंज है वो पॉजिटिव चेंज है, तो यहाँ आपको लिखना है प्लस का 1 लाख। अब इसको परसेंटेज में कैसे निकालूँ मैं? अगर मैं इसे इससे डिवाइड कर दूँ तो कितना परसेंटेज निकलेगा? 50। तो 50 आपने यहाँ पर शो करना है। ये बड़ा इसका नॉर्मल सा तरीका रहता है। कंपैरिजन मुझे नहीं लग रहा आपके लिए कोई बहुत बड़ा टास्क रहने वाला है। अगर आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट को अच्छे से किया है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो आप बड़े आराम से कंपैरेटिव और कॉमन साइज दोनों चैप्टर्स को संभाल लेंगे। बताओ आगे चल सकता हूँ? चलो ज़रा थोड़ा सा इस चैप्टर के ऊपर थियोरी सा हिस्सा है उसे कंप्लीट करते हैं। हाँ जी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? हाँ, कंपैरिजन करना 2 या व्हाट, 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स का। अच्छा, ज़रूरी है मैं कंपैरिजन अपने प्रेजेंट का अपने पास्ट के साथ ही करूं? ऐसा भी तो हो सकता है मैं अपने प्रेजेंट का किसी दूसरे बिजनेस के साथ कंपैरिजन करूं, उसके प्रेजेंट के साथ। तो कंपैरिजन अपने खुद के साथ भी हो सकता है और किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। जरा आप इसे रीड करेंगे। यहां पर मैंने ये दोनों टर्म भी समझा दिए अगर आपको पता हो तो, इंटरफर्म और इंट्राफर्म। ठीक है। अच्छा, फिलहाल जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या बना हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, अगर मैं इसे प्रीवियस ईयर कर दूं, इसे करंट ईयर कर दूं, तो ये बन जाएगी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, उस केस में ये कौन सा है इन दोनों में से? ये इंट्राफर्म है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ए लिमिटेड कर दूं और यहाँ पर बी लिमिटेड कर दूं, इंट्राफर्म या इंटरफर्म? हाँ, इंटरफर्म बन जाएगा वो। समझ आ रही है बात? चलो ज़रा, हमारा अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स का हो या पर्पस ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा हम वो क्यों बनाते हैं, आप रीड करो, ये बहुत आसान है। कुछ बच्चे इन चैप्टर्स की थ्योरी को बहुत हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि सबके दिमाग में एक बात सेट है कि भैया 3 या 4 नंबर का ही इस चैप्टर में से आता है
तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछेगा, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछेगा। थोड़ी सी थ्योरी है, आप बड़े आराम से उसे कवर करेंगे तो अच्छा रहेगा। हो गया? आइए ज़रा अगला टॉपिक क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ, मतलब हर बंदे के लिए। अब यार ये जो हम बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ या कंपैरेटिव, कॉमन साइज, कोई भी बनाओ, इंटरेस्टेड पार्टीज तो बहुत सारी होती हैं, जिसके अंदर शेयर होल्डर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आते हैं, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, लैंडर्स, बहुत सारे लोग हैं। तो सबके लिए अलग अलग यूज़ होता है ना, किसी को कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन देखनी है, किसी दूसरे को कोई और इन्फॉर्मेशन देखनी है। मैंने कुछ लिख दिया है यहाँ पर और भी पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं जो आपको ठीक लगे। आगे समझ? चलिए, जैसा कि आज चैप्टर में करना है कंपैरेटिव फाइनेंशियल, तो इसके अंदर कंपैरेटिव बैलेंस शीट रहेगी और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये स्लाइड मैंने अभी आपको दिखाई थी, नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और सिमिलरली बैलेंस शीट। देखो ज़रा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा, फिलहाल इसमें और इसमें अंतर क्या है? ईयर्स का। यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर है और ये बस यहाँ पर ये रिवर्स हो जाएंगे, उसके बाद आपने कंपैरेटिव मोड में चला जाना है, वो तो हम कर लेंगे। पर एक बात बताओ, फिलहाल तो ये क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो गया, कारण कि उसने पूरी की पूरी बैलेंस शीट के सारे आइटम आपको लिख के दे दिए। अगर वो हमें इनके हेड और सब हेड ना देकर एक पूरे सीक्वेंस को ब्रेक करके देता तो आपको ये सीक्वेंस खुद अरेंज करना पड़ता, और सीक्वेंस में तो तभी अरेंज करोगे जब चैप्टर नंबर 1 आपने ढंग से किया हो, ठीक है ना। तो अगर अभी भी कमियां बाकी हैं तो कुछ बिगड़ा नहीं है, चैप्टर 1 को, इस चैप्टर को करने से पहले तो एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, ठीक है। आओ ज़रा ट्राई करते हैं थोड़ा सा इसको। अच्छा बताओ ज़रा, यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा 3 लाख। अच्छा, जो पॉजिटिव है उसके साथ प्लस का साइन लगाना ज़रूरी नहीं है, पर जो नेगेटिव है उसके साथ में ब्रैकेट लगा देना, बस वही काफ़ी है। हाँ जी, 3 लाख डिवाइडेड बाय 60%। अच्छा, सीधा सीधा 60%, ठीक है। और इसमें कोई चेंज नहीं है तो ग्रोथ भी 0। हाँ, इसमें 1 लाख प्लस का है 33.33%। साइन मत लगाना बेशक, क्योंकि ऊपर जो ऑलरेडी लिखा है वो परसेंटेज में ही है, तो दोबारा परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता है, कर लेना, खुद कर लेना। अच्छा, इसके लिए मुझे बताओ, इसको मैं इस तरह से निकालूं या इस तरह से निकालूं? हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं, पर करना नहीं है। नहीं समझ आ रही? सारी चीजें आपको हॉरिजॉन्टली ही कंपेयर करनी है, वर्टिकली आप ना किसी आइटम को करेंगे ना टोटल को कंपेयर करेंगे। बात समझ आ रही है? गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। जरा बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। एक तो आप लोगों को किसका ध्यान रखना है? टाइटल का ध्यान रखना है। दूसरा, कुछ बच्चों की आदत है ये हिस्सा नहीं लिखने की। मैंने स्पेशली ये ऐड की है स्लाइड कि आप लोगों को जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो अभी पता चल जाए। आप लोग ऐसा किसी टेस्ट में, किसी पेपर में, कहीं पर भी नहीं करेंगे। मैं बहुत स्ट्रिक्टली आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा डेसिमल की अगर मैं बात करूँ तो कितना लिखोगे डेसिमल में? 2 डेसिमल पे जाके रोक देना, उसके आगे जाने की और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेसिमल की कभी कभी सीमा नहीं रहती है, ठीक है। उसके अलावा आप कोशिश करेंगे इन बुलेट्स का ध्यान रखेंगे। ये कौन से वाला 1 है? हाँ, और ये भी रोमन वाला, ये वाला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, और ये
ए बी सी की टर्म में रहते हैं। एक सीक्वेंस आप मेंटेन करोगे, मतलब इन बुलेट्स का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। बुलेट्स विल मेक अ डिफरेंस। क्लियर है मेरी बात? किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं? चलें आगे। होमवर्क में ऐड कर लेना वो क्वेश्चन एक। अब लो जरा, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब भैया इसके अंदर तो तुम तभी आगे बढ़ पाओगे जब तुम्हें ये सीक्वेंस पता होगा। कैसे करें? शेयर कैपिटल, हाँ तुम्हें पता है यहाँ पर आएगी। इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन साइलेंट है तो आप इसे इसके अंदर यहाँ पर ले लेना सीधा, ठीक है ना। उसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरोइंग तुम्हें पता है कहाँ जाएगा। इन्वेंट्रीज, इसका भी क्लियर सब हेड होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लियर सब हेड होता है इसका भी। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज के अंदर 3-4 सब हेड होते हैं पर वो दे ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूं, इंफॉर्मेशन सीधा, बात समझ आ रही है ना, सीधा उसके हेड में चली जाएगी। सब हेड है ही नहीं हमारे पास। आगे चलो। रिजर्व्स, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये भी क्लियर है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये भी क्लियर हेड होता है हमारे पास। इंटेंजिबल एसेट्स, अच्छा सुनो एक काम करना, ये जो है ना ये आप इसके अंदर ले देना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड, और यहां पर होता है इंटेंजिबल। तो ये वाला जो हिस्सा था इसे डायरेक्टली यहां मत ले जाना, ये यहां चला जाएगा, ठीक है। और इंटेंजिबल्स के लिए यहां पर रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आओ इसे भी होमवर्क में ऐड करो। चलो जरा बताओ ये वाला क्वेश्चन। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2019 और 20 ऑलरेडी उसी फॉर्म में दे रखा है जिस फॉर्म में हमें चाहिए होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख और 20 लाख, चेंज कितना है 4 लाख, तो परसेंटेज कितना आ गया 25.00। अच्छा उसके अलावा अदर इनकम है ही नहीं, और टोटल इनकम भी क्या निकलेगी, यही निकलेगी, तो उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब लिखोगे तो फॉर्मेट भी बढ़ेगा और थोड़ा सा लिखने का टाइम भी बढ़ जाएगा, तो बेटर है उसका सीधा नीचे आ जाओ, कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। पहला है एम्प्लॉय बेनिफिट 8 और 10, 2 लाख कितना आ गया 25.00। अदर एक्सपेंसेस 0, 1 लाख, 1 लाख कितना लिखूं 100, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आई थिंक कर लोगे या चलूं आगे, बताओ यार, हो जाएगा ना। परसेंटेज भी सेम ही दे दी उसने। अच्छा एक बात बताओ, ये मैथमेटिकली मत जाओ तुम, जरा एक बार इसे पूरा कराना। 8 लाख 10 क्यों आएगा यार, 9 आएगा ना, हाँ 1 लाख 12.5 ही तो आएगा। ज़ीरो पे कर देना, ठीक है। और टैक्स कितना 4 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 4.5 लाख, 50,000, और ये भी 50,000। यहाँ पर कितना आएगा 12 अच्छा ये बाई चांस परसेंटेजेस सेम आई हैं या होने ही था, ऐसा रहेगा ही, तो बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऊपर से ही हिंट मिल जाएगी। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अब कभी कभी तो परसेंटेज बहुत आसान है, यहाँ सारी परसेंटेज ऐसी थी कि जहाँ आपको बहुत कुछ लिख के करना नहीं पड़ा, आपने डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया। पर कभी कभी ऐसी परसेंटेज होती है थोड़ी सी टेढ़ी, तो उसमें आपको टाइम भी लगता है, तो यहाँ पर आप 2-4 परसेंटेजेस का टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। एक और, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख, 8 लाख,
3 लाख, 60% आ गया, ठीक है। अदर इनकम 60% ऑफ, मतलब इसकी वैल्यू को इसके ऊपर डिपेंड कर दिया है, कितना 3 लाख, और दूसरा 5,60,000, 2,60,000, कितना आ रहा है परसेंटेज? 80, निकाल भी लिया, हट नालायक, क्या पता, क्या पता। 86.67। अच्छा, टोटल इनकम 8 लाख, 13.6 लाख, चेंज कितना आ रहा है? 5.6 लाख। करो कितना? 70, ठीक है। एक्सपेंसेस के लिए क्या करें? 20 और 24, कितना आ गया? 20%, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा, कर लेना खुद, बस इसमें से ये माइनस करना है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना यार, नहीं ठीक है, चलो आगे। होमवर्क में कितने आ गए? 3 ही तो आए होंगे, 4 आ गए, कोई बात नहीं, आने दो। चलो ज़रा देखते हैं, इसके अंदर एक्सपेंसेस बस 2 ही हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट किस पे डिपेंड कर दिया है? आरएफओ के ऊपर। हो जाएगा, हटा दूं? चलो ज़रा देखते हैं, ट्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पहला आइटम है उसी का अमाउंट गायब कर दिया है, पर आपको एक अमाउंट दे दिया उसने, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ध्यान रखना, पहले 22 से शुरू करना है। हाँ जी, 3 और 5, तो ये आ गया 2 लाख का पॉजिटिव, 66.6% आ गया। अच्छा, अब इसके ऊपर इसको डिपेंड किया है इसने। आरएफओ कितना है? 1.75, 175% ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना आएगा? 5 लाख, 5,25,000 पक्का? मेरे को डाउट है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। 5, हाँ, तो क्या हो गया फिर? हाँ, अगला 5 लाख का, ये तो 10 लाख आ जाएगा, ठीक है, ये खुद निकाल लेना। अच्छा, उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस को किस पे डिपेंड किया है? अदर एक्सपेंसेस को इसके ऊपर डिपेंड कर। अब तो आपको इसकी वैल्यू मिल गई है, तो फिर ठीक है, ये वाली वैल्यूज भी निकल जाएंगी, ठीक है। हाँ, कर लेना, चलो।